नमस्ते दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरविंद जीएस के करंट अफेयर सेगमेंट, जिसमें मैं आपको बात करता हूं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के बारे में। ओके, आज तारीख है 20 अप्रैल 2025। यह वीडियो जो है आप सभी के लिए, जिस भी तैयारी की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा में, सभी परीक्षाओं में यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होंगे। करंट अफेयर का टेंशन अगर आपको है तो उसे दूर करें और अरविंद जीएस से जुड़े। यह प्रतिदिन वीडियो आता है और इस वीडियो से आप फायदा उठा करके आप अपने करंट अफेयर सेगमेंट को मजबूत करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए मैं पहुंचता हूं अपने टॉपिक पर। देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, देखिए, एकेमी युद्धाभ्यास 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले एक विनती आप सुन लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि और उसमें ऑल दबा दें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, तो चलो, अगर पूरे वीडियो आप देखिए पहले, उसके बाद आप इसको अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में भी आप अच्छी बातों को जरूर लिखें। दोस्तों, आपके विचार हमें इंतजार रहेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एकेमी युद्धाभ्यास 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए में है भारत और किर्गिस्तान, ऑप्शन बी में है भारत और तंजानिया, ऑप्शन सी में है भारत और फ्रांस, ऑप्शन डी में है भारत और अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और तंजानिया के बीच यह युद्धाभ्यास आयोजित हुआ है। भारत और तंजानिया के बीच यह युद्धाभ्यास आयोजित हुए हैं। ओके, तो इस युद्धाभ्यास की अगर आप बात करें, देखिए, ये तंजानिया के बीच हुआ है। बाकी भारत और किर्गिस्तान के बीच अलग युद्धाभ्यास, जिसको खंजर कहते हैं, खंजर, ठीक है, खंजर हुआ है। ओके, है ना। तंजानिया के बीच हुआ है जो क्या कहला रहा है, एकेमी युद्धाभ्यास कहलाता है। ओके, इसके बारे में और हम डिटेल जानेंगे। फ्रांस के बीच बहुत सारे युद्धाभ्यास हुए हैं, अमेरिका के बीच बहुत सारे युद्धाभ्यास हुए हैं। आपके लिए आगे एक लिस्ट बनाया, मैं उसमें बताऊंगा। यहाँ देखिए, और आगे देखिए, यही है जो युद्धाभ्यास का एक तस्वीर है जो आपके सामने आ चुके हैं। देखिए, यह जो फर्स्ट इंडिया अफ्रीकन नेवल एक एक्सरसाइज एकेमी है। ओके, इसमें कुछ भारतीय हमारे नेवल ऑफिसर हैं। ओके, और यहाँ पे आपके पीछे शिप जो दिख रहा है ना, ये हमारे, और यहाँ युद्धाभ्यास होते हैं। देखिए, ये एक्चुअली में कहाँ हो रहे हैं, तो ये अरब सागर में होते हैं, हिंद महासागर में, हिंद महासागर जो अफ्रीका के पास, तंजानिया के पास हिंद महासागर है, वहाँ ये युद्धाभ्यास हो रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी उसी का तस्वीर है, उसी युद्धाभ्यास का ये भी कुछ तस्वीर है। ओके, आगे बढ़िए। देखिए, आपके सामने जो आ चुके हैं, देखिए यहाँ पे युद्धाभ्यास का एक लिस्ट आ चुका है, जिसमें आप देखिए भारत और देखिए भारत का, देखिए क्या है, भारत के साथ निम्न देशों का युद्धाभ्यास। भारत के साथ फ्रांस का युद्धाभ्यास कौन कौन सा युद्धाभ्यास है, भारत के साथ अमेरिका का युद्धाभ्यास कौन कौन सा है, अफगानिस्तान का कौन कौन सा है। तो एक लिस्ट है, इस लिस्ट को आप पढ़ लीजिए, इसको याद रखिएगा। देखिए, वरुण देखिए भारत और फ्रांस के साथ जो युद्धाभ्यास होते हैं वो वरुण युद्धाभ्यास होते हैं, डेजर्ट नाइट होते हैं, और एक शक्ति एक्सरसाइज होते हैं। ये हमारे भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास होते हैं। ओके, अमेरिका के साथ जो युद्धाभ्यास होता है वो किस नाम से होता है, वो होता है एक अजय वॉरियर, मालाबार युद्धाभ्यास, एक युद्धाभ्यास का नाम ही है युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, तर्कस। ये सब अमेरिका के साथ और भारत के बीच जो युद्धाभ्यास होते हैं वो होते हैं। अगर मालाबार की हम लोग बात करें तो मालाबार युद्धाभ्यास जो है क्वाड देशों के बीच युद्धाभ्यास ही है। क्वाड देशों में कौन कौन सा आता है, जैसे कि आप आ गए यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। ये चारों देश मिलकर के क्वाड का संगठन बना हुआ है। तो ये क्वाड यानी कि सभी देश मिलकर के युद्धाभ्यास करते हैं मालाबार युद्धाभ्यास में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होते हैं, तो यह जो है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के बीच युद्धाभ्यास होते हैं, मालाबार युद्धाभ्यास। ओके, किर्गिस्तान एक देश है, जो किर्गिस्तान कहाँ पे है, ये मध्य एशिया में है किर्गिस्तान, ठीक है ना। आप सुने होंगे ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आप सुने होंगे ये क्या बोलते हैं, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये 5 कंट्री जो है एक ही जगह पर है, और ये 5 कंट्री को मिडिल ईस्ट एशिया कहा जाता है। तो उसी में से एक देश है किर्गिस्तान। ओके, तो किर्गिस्तान के बीच भारत और किर्गिस्तान का एक युद्ध होते हैं, जो कौन सा युद्ध कहलाता है, खंजर कहलाता है, खंजर युद्ध अभ्यास कहलाता है। ओके, खंजर युद्धाभ्यास क्या होते हैं, युद्ध नहीं होते हैं, मतलब ये देश की, किर्गिस्तान की किसी भी देश की सेना और भारत सेना दोनों साथ में मिलकर के युद्ध की तैयारी करते हैं। ओके, उसे युद्धाभ्यास कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो ये है, एकेमी युद्धाभ्यास तंजानिया और भारत के बीच होता है। तो तंजानिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो जान लीजिए। देखिए, ये आपके सामने आ चुका है, तंजानिया का आपको मैप है, तंजानिया का नक्शा आपके सामने आ चुका है। यह नक्शा में देखिए तंजानिया है। ओके, आपसे ये कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें कुछ फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे तंजानिया की राजधानी कहाँ है, तो डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। देखिए, डोडोमा है ना, यह है तंजानिया के राजधानी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट झील हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, देखिए, एक झील है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया, ठीक है। तो विक्टोरिया झील कहाँ पे है, तंजानिया में, है ना। तो आप देखिएगा विक्टोरिया झील का आपको ये वाला है, देखिए ये कई देशों में यह जो है शामिल है विक्टोरिया झील। ओके, तो यह है विक्टोरिया, और विक्टोरिया जो है यहाँ से कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश से यहाँ से गुजरते हैं विषुवत रेखा। ओके, इससे भी क्वेश्चन बनता है किस झील से विषुवत रेखा गुजरता है, तो विक्टोरिया से गुजरता है। विक्टोरिया विश्व में कौन सा स्थान पर आते हैं, तो विक्टोरिया जो है विश्व में ये तीसरा स्थान पर सबसे बड़ा झील में आता है, सबसे बड़ा झील में ये तीसरा सबसे बड़ा झील है, तीसरा। ओके, पहला कौन है, तो कैस्पियन सागर, दूसरा कौन है, तो आपका
सुपीरियर झील, तीसरा में आता है विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील अगर अफ्रीका का बात करें तो यह कौन है, विक्टोरिया झील। अब विक्टोरिया की बात करते हैं तो विक्टोरिया जो है खारे पानी का झील है। ओके, और यहाँ से एक नदी निकलता है, ठीक है, एक नदी निकलता है, वह कौन सी नदी है, वह नील नदी है। नील नदी का स्रोत कहाँ से है, तो नील नदी का स्रोत जो है विक्टोरिया झील से है, समझ गए, है ना। जो नील नदी अफ्रीका में बहता है और मिस्र की देन कहा जाता है नील नदी को, नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। ओके, एक और झील है यहाँ पे टैंगानिका बोलते हैं इसको, टैंगानिका झील। तो ये देखिए ये कहाँ पे है, तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए ये वाला जो झील है वो है टैंगानिका झील, ये है आपका टैंगानिका झील, ये टैंगानिका झील है ना। ये भी ये समझ लीजिए कि अफ्रीका का दूसरी सबसे बड़ी झील है। ओके, टैंगानिका झील। आगे बढ़ते हैं, चोटी की बात करें, यहाँ एक चोटी बहुत इंपॉर्टेंट चोटी है, माउंट किलिमंजारो। देखो ये वाले इलाका में आपको एक पर्वत है जिसको बोलते हैं माउंट किलिमंजारो, और उसकी चोटी को बोलते हैं माउंट किलिमंजारो, यानी कि चोटी भी है माउंट किलिमंजारो, पर्वत भी माउंट किलिमंजारो। ओके, तो यह जो है चोटी जो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, यह याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट किलिमंजारो। ओके, देखिए यहाँ पे एक पर्वत है, एटलस पर्वत, ठीक है, एटलस पर्वत। तो एटलस में भी एक चोटी है माउंट टबकल, लेकिन माउंट टबकल सबसे ऊंची चोटी नहीं है। ओके, यहाँ सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। ओके, कोई दिक्कत, ये देखिए ये विषुवत रेखा के इर्द गिर्द पड़ता है, लेकिन किलिमंजारो इतना ऊंचा है कि उसके शीर्ष पर बर्फ जमे रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कई फैक्ट आपके पास आ चुका है तंजानिया के बारे में। तो ये तंजानिया के बारे में अगर आपसे थोड़ा सा मैप आ ही गया है तो आप समझ लीजिए कि इसका इर्द गिर्द कौन कौन सा देश है। तो आप देखिएगा इस तरफ में देखिए तो केनिया है। ओके, केनिया, ठीक है। इधर में जाएगा तो आपको युगांडा है, यहाँ पे आइएगा तो रमांडा, यहाँ पे बुरुंडी है, ठीक है, बुरुंडी। इस तरफ में आइएगा तो ये तंगानिका झील है, तंगानिका झील के पार कीजिएगा तो कांगो है, कांगो बेसिन, तो रिपब्लिक ऑफ कांगो। उसके बाद आइएगा तो जाम्बिया है, इसके बाद आइएगा तो मालावी है, उसके बाद आइएगा मोजाम्बिक है, ठीक है। तो ये सब कुछ देश है जो तंगानिका के चारों तरफ से सीमा निर्धारित करने वाला देश है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए आपके सामने नेक्स्ट आ चुका है, देखिए आपके सामने एक और मैप आ चुका है जो एशिया और अफ्रीका का मैप है, ठीक है। देखिए ये है एशिया और अफ्रीका, इसके बारे में भी कई फैक्ट पॉइंट हैं जो जान लीजिए, और ये जो एक्सरसाइज है ये यहीं पर आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे ये है इंडिया अपना, है ना, एशिया में इंडिया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है अफ्रीका। ओके, और ये है तंजानिया, देखिए ये है तंजानिया, है ना। और इसी एरिया में ये नेवल एक्सरसाइज चल रहे हैं, एकेमी नेवल एक्सरसाइज। ये क्यों चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सोमालिया है और यहाँ पे देखिए लाल सागर है। तो यहाँ पे इस एरिया में एक क्या बोलते हैं समुद्री लुटेरा का टीम एक्टिव है, जैसे होती है, और भी कई तरह के समुद्री लुटेरे यहाँ पे हैं, चलते हैं। तो विश्व व्यापार का यही रूट जो है विश्व का व्यापार। जैसे भारत से अगर हम यूरोप व्यापार करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए भारत से हम लोग पहुँचेंगे, अरब सागर पार करेंगे तो ये पहुँचेंगे कहाँ पे, अदन की खाड़ी में। ओके, ये सॉरी यहाँ पे पहुँचेंगे ओमान के खाड़ी में, ओमान के खाड़ी से यहाँ पे बाब अल मलदेव जल संधि पार करेंगे, पहुँचेंगे लाल सागर में, लाल सागर पार करेंगे और यहाँ पे स्वेज नहर पहुँचेंगे, स्वेज नहर पार करेंगे तो पहुँचेंगे आपका भूमध्य सागर में हम पहुँचेंगे। यहाँ यूरोपीय देश आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग व्यापार करते हैं। अगर ब्रिटेन जाना है तो फिर यहाँ से फिर और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि पार करते हैं, पहुँच जाते हैं ये आपको अटलांटिक महासागर के पार करके हम लोग ब्रिटेन हो गया, इधर से फ्रांस हो गया, इधर से जर्मनी हो गया, इत्यादि में व्यापार करते हैं। तो ये व्यापारिक मार्ग है, इस मार्ग पर किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इस मार्ग पर कई तरह के आपको समुद्री लुटेरों का डिस्टर्बेंस है, इसलिए यह नेवल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे समुद्री लुटेरों को नियंत्रण करने के लिए। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे चाइना का भी कई यहाँ पे नेवल बेस बन चुके हैं, इसलिए भारत का स्ट्रैटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट हो जाता है इन क्षेत्र में नेवल एक्सरसाइज करना और अपना मजबूती स्थापित करना। ओके, तो आगे बढ़ते, तो ये है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपको, देखिए ये एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ठीक है। इसके बारे में ये तो हो गया नेवल एक्सरसाइज से। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे मैप आ गया तो आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपको, देखिए ये हो गया एशिया, ये हो गया अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका। एशिया अफ्रीका को अलग कौन करता है, देखिए यहाँ पे जो है आपको स्वेज नहर है, ठीक है। यहाँ पे स्वेज नहर एशिया अफ्रीका को अलग करता है। यहाँ पे एक है जिबूती के पास, यहाँ पे एक देश है जिबूती, यहाँ पे ओमान, इसके पास बाब अल मलदेव जल संधि है। जो बाब अल मलदेव जल संधि क्या करता है, एशिया को अफ्रीका से एशिया को अलग करता है, बाब अल मलदेव जल संधि। ओके, यहाँ पे स्वेज नहर के पास यहाँ पे मिस्र जो है मिला हुआ दोनों में। मिस्र आप देखेंगे तो मिस्र जो है एशिया में भी है और अफ्रीका में भी है। मिस्र एशिया अफ्रीका को दोनों को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एशिया अफ्रीका के बीच में देखिए बॉन्ड जमीन है ना, जो मिस्र का है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, यहीं पर मिस्र में यहीं पर स्वेज नहर का निर्माण किया गया है ना, ताकि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ा जा सके। ओके, तो ये हो गया कुछ हमारा फैक्ट। ये हो गया आपको एशिया अफ्रीका, और ये जो आपको दिख रहा है ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये 3 महादेश तो आपको यहीं पे बता दिए। ओके, इसी तरह से आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारे करेंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी आपका मजबूत होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर ये 2 है, 1 नहीं है, 1 गलती से लिखा गया था, ये 2 है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 1 तो डिस्कशन कर चुके हैं। क्या है, वरिष्ठ नागरिक आयोग
वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन किसने किया? ठीक है, किस राज्य ने, भारत के किस राज्य में वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन किया? क्वेश्चन ये है। ओके, तो इसका सही आंसर हो गया केरल, है ना। केरल ने ऐसा किया है, जैसे कि अभी तक आपने सुने होंगे कि SC/ST आयोग है, OBC आयोग है, और भी बहुत तरह के आयोग सुने होंगे, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों का आयोग के बारे में नहीं सुना होगा। तो केरल ने ये अपने विधानसभा में एक बिल पास किया, है ना, कानून बनाया, जो क्या है, वरिष्ठ नागरिक आयोग। वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ मतलब कि बुजुर्ग, अधिक उम्र वाले व्यक्ति को वरिष्ठ कहते हैं। वरिष्ठ नागरिक आयोग इनकी वरिष्ठ यानी कि बुजुर्ग लोगों के भी जीवन में, उनके कल्याण, उनके भी कई तरह के सशक्तिकरण के बारे में काम किया जा रहा है, जो आपको वरिष्ठ नागरिक आयोग से तहत किया जाएगा। देखिए इसमें क्यों किया गया है, क्यों इसकी जरूरत पड़ा है ना, तो ये चर्चा में क्यों है ना। तो यह देखिए सबसे पहले चर्चा में क्यों है, क्योंकि यह केरल विधानसभा ने ऐसा पास किया है। केरल विधानसभा में पास करके वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना किया। ओके, है ना, कहाँ लागू हुआ? तो केरल में लागू हुआ। ठीक है, यह विधेयक क्या है? तो विधेयक केरल राज्य वरिष्ठ आयोग विधेयक, यह विधेयक पास किया गया है, केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक 2025। उद्देश्य इसका क्या है? तो उद्देश्य अब देखिए क्या है उद्देश्य। उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, संरक्षण और सशक्तिकरण। वरिष्ठ नागरिक का भी कल्याण हो, संरक्षण हो और सशक्तिकरण हो, है ना। वरिष्ठों के बारे में कोई नहीं ध्यान देते हैं, इसलिए, है ना, केरल जैसा राज्य यह ध्यान दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है? ये जो आयोग है वह क्या करेगा? नीति परामर्श करेगा, शिकायत निवारण करेगा, कानूनी सहायता, कौशल उपयोग, जागरूकता अभियान, ये सब काम करेंगे। ओके, है ना। यह अपनी तरह का पहला है। हाँ, यह केरल में जो हो रहा है नागरिकों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो आयोग बना है, यह पहला है ना, देश में और कहीं आपको नहीं दिखेगा, है ना। और क्या है नेक्स्ट देखिए, इसमें है ना क्या कर रहा है, सरकार का दृष्टिकोण क्या है? इसमें सरकार का दृष्टिकोण है बुजुर्गों के कल्याण नीति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, बुजुर्गों का कल्याण नीतियों का मजबूत करना, ये सरकार का दृष्टिकोण है इसमें। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, जो क्या कहता है एशिया कुश्ती चैंपियन का आयोजन कहाँ हुआ? तो एशिया कुश्ती चैंपियन का आयोजन ऑप्शन ए दिया है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन सी जॉर्डन। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ है जॉर्डन में, याद रखेंगे जॉर्डन में हुआ है। ठीक है, देखिए इसका कुछ डिस्कशन है, उसमें आते हैं वहीं पे डायरेक्ट। देखिए ये है आपका इसका डिस्कशन, देखिए, है ना। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 जो हुआ है, इसका आयोजन 25 से 30 मार्च 2025 को हुआ है। ठीक है, यह कहाँ हुआ है? जॉर्डन के अमान में। अमान एक शहर है जॉर्डन में, वहाँ हुआ है। ओके, इसमें भारत ने क्या जीता है? तो 10 पदक भारत जीते हैं, जिसमें 1 सोना है। ओके, 1 सोना है और 3 रजत है और 6 कांस्य है। ओके, है ना। तो सोना कौन जीता है? तो एक महिला खिलाड़ी है जिसका नाम है मनीषा भनवाला। मनीषा भनवाला, याद रखेंगे, मनीषा भनवाला ने, है ना, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में क्या जीती है? सोना, स्वर्ण पदक जीती है। याद रखेंगे, एक ही पदक स्वर्ण पदक आया भारत को, जो किसने जीता? मनीषा भनवाला ने, है ना। रजत पदक किसने जीता? जिसको सिल्वर मेडल कहते हैं, तो एक है दीपक पुनिया, है ना, दीपक पुनिया हमारे पहलवान, और उदित, है ना, ये दोनों पुरुष हैं, है ना, इन्होंने जीता है रजत सिल्वर। ठीक है, और एक महिला है जिसका नाम है रितिका हुड्डा, इन्होंने भी सिल्वर जीता है। 3 सिल्वर आए हैं। ओके, बाकी कांस्य जीतने वाले लोगों में शामिल है अमित पंघाल, रितिका हुड्डा, मुस्कान, मानसी लाठर, सुनील कुमार, नितेश, है ना, ये सब लोग जो हैं आपको कांस्य जीतने वाले में शामिल हैं। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट आपका क्या है? इंपॉर्टेंट आपका ये है कि ये जितना नाम अभी हम लिए, है ना, जिसमें है मनीषा भनवाला, दीपक पुनिया, उदित, रितिका हुड्डा, अमित पंघाल, रितिका हुड्डा, मुस्कान, मानसी लाठर, सुनील कुमार और नितेश, ये सभी क्या खेलते हैं? ये सब कुश्ती खेलते हैं। ये याद रखिए आप, ये कुश्ती खेलते हैं। क्वेश्चन यही बनते हैं, क्या बनते हैं? किसी का नाम उठा लिया और कह देगा यह कौन सा खेल खेलता है ना, ये क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ठीक है, तो याद रखेंगे ये सब कुश्ती खेलते हैं, है ना। और इसमें मेन याद रखें, मनीषा भनवाल का क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा नेक्स्ट एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके सामने आ सकता है क्वेश्चन चौथा में क्या कहता है? यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? ओके, तो पहली बार कहाँ लागू हुआ था? दूसरा कौन है इसका? ऑप्शन में है उत्तराखंड, ऑप्शन बी में है गुजरात, ऑप्शन सी में असम, ऑप्शन डी में पश्चिम बंगाल। तो इसमें ऑप्शन बनाइए यूसीसी केंद्र सरकार लाना चाहता है। ओके, अब केंद्र सरकार जो कानून बनाएगा वह उस तरह का कानून आपको पश्चिम बंगाल ला ही नहीं सकता, क्योंकि ममता बनर्जी केंद्र सरकार मोदी जी का कट्टर विरोधी है। तो ऑप्शन से अलग हो गया। ओके, तो इनमें से बाकी कौन होंगे, है ना। उत्तराखंड जो है पहली बार कानून बना चुका है, यानी कि यूसीसी पर सबसे पहली बार जो कानून बनाया था वो उत्तराखंड बनाया है। ठीक है, ऐसे तो गोवा में भी बहुत पहले ही से लागू था, लेकिन कानून बनाने के लिए अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड पहली बार बनाया था। और दूसरा बार कानून कौन बनाया है? क्वेश्चन पूछता है दूसरा राज्य कौन है जिन्होंने अभी कानून बनाया है? वह है गुजरात। याद रखेंगे, गुजरात है। ठीक है, गुजरात है। ओके, और यहाँ पहले उत्तराखंड बन चुका था। आगे देखिए, इसमें कुछ और डिस्कशन दिया हुआ होगा। देखिए ये है आपके यूसीसी के बारे में समझ लीजिए क्या है यूसीसी, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदी में कहते हैं समान न्याय संहिता। समान न्याय संहिता, इसके बारे में क्या है? यूसीसी देखिए बढ़िया से सुनिएगा और इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। यूसीसी एक ऐसा कानून है जो शादी, तलाक और विरासत, गोद लेना, संपत्ति आदि जैसे व्यक्तिगत मामले में सभी नागरिकों के लिए समान नियम बनाएगा।
बिना धार्मिक भेदभाव के, है ना। हर एक धर्म के लिए एक जैसा नियम कानून रहेंगे, है ना, किसमें शादी, तलाक, विरासत, गोद लेना, संपत्ति इत्यादि में सभी के लिए समान न्याय में रहेंगे। ओके, ठीक है। वर्तमान स्थिति क्या है? अभी भारत में धर्म के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ है ना। हिंदू पर्सनल लॉ, है ना, हिंदू के लिए अलग कानून है जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख शामिल होते हैं, है ना। हिंदू पर्सनल लॉ में ही सभी शामिल हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, है ना। क्योंकि बौद्ध, जैन, सिख जो है हिंदू से ही अलग हुआ, कि हिंदू का ही एक शाखा है ना। बौद्ध, जैन, सिख जो है हिंदू का ही शाखा है। आगे बढ़ते हैं। और ये देखो, मुस्लिम के लिए जो पर्सनल लॉ है, जो शरिया पर आधारित है, पर्सनल लॉ मुस्लिम का, है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरिया पर आधारित है। ईसाई का भी पर्सनल लॉ है, पारसी का भी पर्सनल लॉ है। इस तरह के पर्सनल लॉ हर एक धर्मों के लिए है। अभी स्थिति ये है, तो इसी स्थिति को एक किया जाना चाहिए। सब में अलग अलग, विवाह करने का नियम अलग है, तलाक देने का नियम अलग है, विरासत का नियम अलग है, गोद लेने का नियम अलग, सब में अलग अलग नियम है। तो सरकार कह रहा है कि एक देश हो तो एक ही कानून हो सबके लिए, धर्म के हिसाब से कोई कानून नहीं हो। इसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, तो सरकार इस मतलब ये सरकार का ये आपको मैनिफेस्टो में होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है तीसरा में, इसमें देखिए क्या करा कि संविधान में इसका जिक्र कहाँ पे है, तो संविधान में इसका जिक्र अनुच्छेद 44 में, याद रखेंगे, अनुच्छेद 44 में संविधान में इसका जिक्र है। 44 का मतलब 4 बराबर, है ना, और समान, समान न्याय संहिता, समान इसमें आ गया, और यहाँ में भी समान है, दोनों 4 समान है। ठीक है, इसलिए समान न्याय संहिता, इसे याद रखेंगे, है ना। 44 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 क्या है? DPSP है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसके अंतर्गत है। ठीक है, ओके। तो इसके अंतर्गत होने का मतलब है कि राज चाहेगा तभी इसमें कानून बन सकता है, समझ गए, है ना। तो राज को पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, है ना। ये बात आपको अनुच्छेद 44 में लिखा गया है। ओके, देखिए अगर यह लागू हो जाता है तो फायदा क्या होगा? ठीक है, तो फायदा है इसमें क्या, है ना, देखिए लैंगिक समानता होंगे, है ना, लैंगिक समानता, स्त्री पुरुष के बीच में भेदभाव नहीं होगा। बेटा भी है तो उसका भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना बेटी का इंपॉर्टेंस है। इस तरह के लैंगिक समानता होंगे। ओके, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा, सब एक जैसा कानून को फॉलो करेंगे, किसी में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, तो राष्ट्रीय एकता का भी को बढ़ावा मिलेगा। धर्म के आधार पर भेदभाव खत्म हो जाएंगे, धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, है ना। न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता होगा, न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता होंगे। लेकिन इतना करने, इतना बढ़िया चीज़ तो है, लेकिन चुनौती भी तो है ये लागू करने में। क्या क्या चुनौती है? चुनौती है कि धार्मिक स्वतंत्रता बनाम समानता का एक लड़ाई हो जाएगा, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता, किसी के धर्म में अलग अलग तरह की स्वतंत्रता है ना, जो संविधान में भी लिखा हुआ धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, और इसमें फिर समानता की बात करता है संविधान में, ये दोनों में काफ़ी टकराव होंगे। अलग अलग समुदाय की परंपरा और आस्था अलग अलग है। अलग अलग समुदाय, मुस्लिम अलग तरह से विवाह करते हैं, मुस्लिम के विवाह के लिए अलग उम्र है, तलाक अलग तरह से देते हैं। ठीक है, तो ये परंपरा में चला हुआ है, तो इस परंपरा और आस्था को जो माना जाएगा ये डिफरेंट है, तो ये लागू करने के लिए काफ़ी समस्या उत्पन्न होंगे। राजनीतिक विरोध होंगे, प्रदर्शन होंगे, ये सारा चीज़ तो होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ चुनौतियाँ हैं जिससे निपट करके सरकार इसको हो सकता है तो लागू करे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है वो बस क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या कहता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया है? ओके, किसके साथ? यूनिसेफ के साथ किया है, यूनेस्को के साथ किया है, UNDP के साथ किया है, या विश्व बैंक के साथ किया है? ओके, तो इसका आंसर सही है यूनिसेफ के साथ किया है। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ किया है। ओके, यूनिसेफ के साथ मिलकर के भारत में ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण बनाने के लिए यह एक अच्छा पहल है। ठीक है, यह जो है यूनिसेफ के साथ मिलकर के आगे काम करता है। यूनिसेफ कई तरह के संगठन चलाते हैं भारत के गाँव में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है, देखिए इसके बारे में डिस्कशन थोड़ा समझ लीजिए। यूनेस्को, है ना, इसके बारे में क्या क्या है ना। यूनिसेफ सबसे पहले हम लोग यूनिसेफ आंसर था, यूनिसेफ के बारे में देखिए यूनिसेफ यहाँ पे लिखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क सिटी में है। ओके, यह न्यूयॉर्क सिटी कहाँ है? तो अमेरिका में, USA में। ठीक है, ओके। यूनिसेफ का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यानी कि इसको अगर हिंदी में कहें संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष होता है। ओके, है ना। आगे बढ़ें, तो इसमें आप देखिए यूनेस्को आपके सामने आ चुका है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है ना, पेरिस में, समझे। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है जी? तो फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, है ना। इसको यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ? पेरिस। पेरिस के बारे में कल भी बताए थे कि पेरिस जो है किसका? फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी के किनारे है, समझ गए, पेरिस। ओके, फैशन का शहर पेरिस को कहा जाता है। आगे बढ़े, यूएनडीपी कहाँ है? तो ये भी यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक के मुख्यालय कहाँ है जी? तो वाशिंगटन DC में है। ये वाशिंगटन DC वही है जहाँ USA की राजधानी है। USA यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में ही विश्व बैंक की मुख्यालय है। ओके, कोई दिक्कत? ये होगी आपके बारे में, आपके, है ना। ये सारा चीज़ आप, सारा पॉइंट आप लिखते चलेंगे, और आप अगर चैनल पर नए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब भी करते चलेंगे और वीडियो को लाइक करते चले। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि ये करंट नहीं, पॉलिटिकल क्वेश्चन है सर। नहीं, ये पॉलिटिकल नहीं, करंट से क्वेश्चन है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 क्या है?
ठीक है, क्या है तो इसमें इसका ऑप्शन में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, न्यायाधीशों के लाभ एवं भत्ते। ऑप्शन सी में क्या कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने की शक्ति प्रदान करता है, क्या है ना, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार देता है। बोलिए 144 क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, ये है 142, ठीक है 142 क्या, सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने की शक्ति प्रदान करता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 124 में है, याद रखेंगे ये सब, है ना। न्यायाधीशों के लाभ और भत्ते 125 में है, ये याद रखेंगे। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किस में है, तो 143 में है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना। 142 जो है अभी हमने बताया कि करंट का टॉपिक है ना, लेकिन ये पॉलिटिक्स है। देखिए करंट अभी क्या हुआ है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास। एक्चुअली में देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास। ये 42 क्या करता है, 42 जो है सुप्रीम कोर्ट को न्याय करने का अधिकार देता है, पूर्ण न्याय करने का अधिकार देता है ना, पूर्ण न्याय करने का ये शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 42। ओके, अनुच्छेद 42 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, पूर्ण न्याय करने की शक्ति इनके पास है। ओके, अभी एक केस आया था मद्रास से, है ना, इनकी एक केस आया था तमिलनाडु का सीएम है एम के स्टालिन ने केस से आया था, ठीक है। वो क्या हुआ था एक्चुअली में, वहाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री सीएम और गवर्नर के साथ काफ़ी टकराव की स्थिति चल रहे हैं। देखिए जहाँ भी गवर्नमेंट केंद्र में अलग होंगे और राज्य में अलग पार्टी का गवर्नमेंट होंगे तो वहाँ टकराव स्थिति बनते हैं। ओके, तो इन दोनों के बीच में टकराव स्थिति बना हुआ है, क्या, एम के स्टालिन और गवर्नर रविचंद्रन नाम है वहाँ पे। तो ये इनके बीच जो टकराव की स्थिति क्या, टकराव की स्थिति ये है कि इन्होंने, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कई बिल पास किए, 10 कहा जाता 12 बिल पास किए इन्होंने, और 12 बिल पास करके गवर्नर के पास भेजा। गवर्नर ने क्या किया, उनमें से 2 बिल जो है वापस कर दिया और 10 बिल जो है राष्ट्रपति के पास भेज दिया। ओके, समझ गए। और कुछ बिल जो है अपने पास भी रख लिए, कुछ बिल वापस किए, कुछ बिल पास रख दिए, कुछ राष्ट्रपति के पास भेजा, यानी कोई भी बिल पास नहीं किया। ओके, तो ये अधिकार राज्यपाल के होते हैं। राज्यपाल का ये अधिकार है कि वह किसी भी, राज्यपाल के भी थोड़ा सा जान लीजिए, है ना, कि उन्होंने भी क्या कर रहा है, नियम कानून के तोड़ तो नहीं रहे हैं, समझिए थोड़ा सा बढ़िया समझिएगा। देखिए राज्यपाल का भी अधिकार जो है, क्या क्या अधिकार है, उनका अधिकार है कोई भी कानून को वह अपने पास रख सकता है, ठीक है, एक पहला अधिकार है। दूसरा है कि वह सिग्नेचर करके कानून बना सकता है, या तीसरा अधिकार है कि वह जो है वापस लौटा सकता है। चौथा अधिकार है कि वह राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, ठीक है। तो ये सभी अधिकार का प्रयोग गवर्नर कर सकते हैं, राज्यपाल कर सकते हैं। राज्यपाल क्या होते हैं, ये केंद्र का एक प्रतिनिधि के रूप में राज्य में काम करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये सारा चीज काम होते हैं। अब देखो यहाँ पे वह लौटाया, ये भी अधिकार है, सिग्नेचर कर देगा वो भी अधिकार है, राष्ट्रपति के पास भेज रहा है ये भी अधिकार है। ओके, लेकिन इनके पास अगर अपने पास कानून को रख लेगा तो कितना दिन तक रख सकता है, यह संविधान में स्पष्ट नहीं है। ओके, तो इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये आपको 142 का प्रयोग करता हुआ उन्होंने राज्यपाल को कहा है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल गवर्नर, ठीक है, किसी भी कानून को 1 महीना से अधिक नहीं रख सकता। 1 महीना तक अगर वह पास नहीं करता है तो पास मान लिया जाएगा। ये इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी फैसला दिया है। ओके, और राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में भी इन्होंने बताया है कि अगर प्रेसिडेंट के पास भी अगर कानून चला गया है तो वह 3 महीना तक रख सकता है, उससे ज़्यादा वह नहीं रख सकता है। 3 महीने के बाद उसको सिग्नेचर करके लौटाना होगा, नहीं सिग्नेचर करना होगा तभी उसको लौटा देना होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर राष्ट्रपति को भी रिव्यू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है, समझ गए। तो ये स्थिति अभी बन चुके हैं। ओके, तो ये स्थिति जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, न्यायालय है, ठीक है, न्याय है, ठीक है, न्यायपालिका, और राष्ट्रपति राज्यपाल ये सब क्या है, ये सब कार्यपालिका। ओके, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव की स्थिति हो रहे हैं यहाँ पे, समझ गए, न्यायपालिका और कार्यपालिका टकरा रहे हैं। ओके, देखिए एक्चुअली में क्या है, राष्ट्रपति को भी आदेश दे दिया इस कानून में, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भी आदेश दे दिया, लेकिन राष्ट्रपति को आदेश वो नहीं दे सकता, ठीक है। क्यों नहीं दे सकता, देखिए राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होते हैं, सबसे उच्च पद राष्ट्रपति होते हैं। सबसे उच्च पद क्या होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होते हैं, ठीक है। देखिए आप एक एग्जांपल में देखिए, अगर कोई किसी को सजा सुप्रीम कोर्ट देता है तो उस सजा को माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को है ना, माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को, सजा को क्षमा करने का अधिकार। और जब क्षमा कर रहा है इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, समझ गया। इसी मामले में आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे सकता। ओके, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से टकराता हुआ दिख रहा है। ओके, इसलिए है ना, ये जो कानून, ये जो अभी फैसला दिए हैं, किस अनुच्छेद के तहत दिए हैं, तो अनुच्छेद 42 के तहत दिया गया है फैसला, याद रखेंगे, अनुच्छेद 42 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। ओके, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या, ये पहली बार ऐसा प्रयोग किया अनुच्छेद 142 को, नहीं, इससे पहले भी उन्होंने 142 का प्रयोग किया था। कहाँ किया है, तो देखिए इतिहास में देखिएगा तो कहाँ किया है। तो देखिए बाबरी मस्जिद ये जो है बाबरी मस्जिद वाला जो और राम मंदिर का जो फैसला था 2019 में आया था, इस मामला में भी जो उन्होंने न्याय दिया था, ये सुप्रीम कोर्ट अपना इसी का प्रयोग करता हुआ दिया था, ठीक है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन, आपके सुने होंगे कि शाहरुख खान का बेटे आर्यन पर जो कि ड्रग से संबंधित कुछ केस हुआ था जिसमें जेल गया था। ओके, 1 महीना के अंदर वो छूट गए थे,
तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी का प्रयोग करता हुआ आर्यन खान को क्लीन चिट दे दिया था। ओके, है ना। क्या सुप्रीम कोर्ट एक गरीब व्यक्ति को क्लीन चिट दे सकता है? ओके, यह सवाल है सुप्रीम कोर्ट से। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण और प्रदूषण से जुड़े याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है ना, इसका निर्णय लेते हैं। ठीक है। बंद पड़े मामलों के निष्कर्ष निकालने हेतु भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है ना। चंडीगढ़ में एक मेयर का चुनाव हुआ था हाल फिलहाल, आपको याद होगा, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने थे। ठीक है। तो चंडीगढ़ में एक अधिकारी बेईमानी कर दिया था, जिससे बीजेपी के चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव जीत चुका था। ठीक है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा में भी आया था। तो इस मामला को भी स्वतः संज्ञान में लिए और अनुच्छेद 142 के प्रयोग करके वह जो दूसरे पार्टी था, यानी कि आम आदमी पार्टी के मेयर को जिता दिए थे, विजेता घोषित किए थे आपका सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो समय समय पर 142 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट ऐसा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओके, ये हो गया आज इतना ही था। ओके, अगर आप हमारे चैनल में आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे। ओके, अभी तक आपने वीडियो देखा होगा तो वीडियो अवश्य आपको पसंद आया होगा, तो कृपया इसको लाइक का बटन भी दबा दें, लाइक कर दें, है ना। कमेंट में भी आप अच्छी अच्छी बातों को लिखें, हमें मार्गदर्शक आप दें। ओके, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि वह भी तैयारी को और मजबूती कर सके। ओके, जिए और जीने दें, उन्हें भी मदद करें। ओके, अरविंद जीएस के इस प्लेटफॉर्म में आपको स्वागत है। फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ताकि आप यहाँ तक आप रहे हैं। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी पूरा वीडियो देखा। इसी तरह से आप लगे रहिए। आप यहाँ तक देखा होगा तो आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, और आपको अगर आप सीरियस रूप से लगेंगे तो आपको नौकरी अवश्य मिलेंगी। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।